हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांतों में शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम लेते ही आपके दिमाग में अनेकों क्वेश्चन आते हैं। चाहे यूसीआर हो, चाहे सीआर हो या सीएस, वहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चाहे भले रिट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से यानी पावलो के सिद्धांत से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। दोस्तों, पावलो के सिद्धांत के साथ साथ आज अपन वाटसन के अनुबंध के सिद्धांत की चर्चा भी करेंगे और इस प्रकार से जानेंगे कि वाटसन ने भी किस प्रकार से अनुबंधन पर प्रयोग किया और कैसे भय दूर करने के लिए उसने कैसे प्रयोग किया और कैसे समझाया कि अनुबंधन के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था इवान पेट्रोविच पावलो ने। तो स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। जी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सबसे पहली बात यह आती है कि यह सिद्धांत दिया किसने है, इसके प्रवर्तक कौन है। जी, इसके प्रवर्तक, जैसे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को ही क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लासिकल थ्योरी। आगे उपनाम में अपन चर्चा करेंगे। इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक, जी, प्रवर्तक है इवान पेट्रोविच पावलो। इवान पेट्रोविच पावलो ये रूस के निवासी थे और उन्होंने ये 1904 में दिया था। 1904 में। अब बात कर लेते हैं। देखो, इवान पेट्रोविच पावलो थे कौन? जी, ये इवान पेट्रोविच पावलो एक शरीर शास्त्री थे, यानी कहने का मतलब चिकित्सक, जैसे शरीर शास्त्री, चिकित्सक थे। इसी इवान पेट्रोविच पावलो को अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। किसका? अनुबंधन का जनक। जी, इसको अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। और इसी इवान पेट्रोविच पावलो को 1904 ईस्वी को नोबल पुरस्कार भी मिला है। नोबल पुरस्कार, यानी इवान पेट्रोविच एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबल पुरस्कार भी मिला है। अब इसी इवान पेट्रोविच की दो पुस्तकें हैं। एक का नाम है पैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स। इसी पुस्तक पर उन्हें 1904 में नोबल मिला था। फिर इनकी दूसरी जो पुस्तक है वो है एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। ये इनकी दो पुस्तक हैं। एक तो साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स 1904 में और दूसरी है एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। अब ये पावलो ने सिद्धांत दिया, यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया, इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसको जाता है? या इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय, यानी पावलो के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावलो के सिद्धांत को, किसके सिद्धांत को? जी, पावलो के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसको जाता है? एंडरसन लाया था जिसको, लेस्टर एंडरसन। कौन? लेस्टर एंडरसन। याद रखिएगा, लेस्टर एंडरसन जो थे, कौन? एंडरसन। जी, लेस्टर एंडरसन ही पावलो के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लेके आए हैं। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। और इस पावलो का यह मानना है, पावलो का, कि जो सीखना है वो अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलो के अनुरूप क्या है? सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। जी, पावलो के अनुसार सीखना क्या है? कि अनुकूलित अनुक्रिया है। किसके अनुसार? पावलो के अनुसार।
ओके, अब बात आती है कि इस इवान पेट्रोविच ने पाउलो ने प्रयोग क्या किया जी। अब बात करते हैं अपन प्रयोग की कि प्रयोग किस पे किया था, क्या था प्रयोग जी। इन्होंने क्या किया कि कुत्ते के गले में एक ग्रंथि होती है जिसको पैरोटिक ग्रंथि कहते हैं। क्या कहेंगे? कुत्ते के गले में पैरोटिक ग्रंथि से स्त्राव लार पर प्रयोग किया। किस पर है? यानी प्रयोग कुत्ते पे ही किया है, पर कुत्ते पर किससे? कुत्ते के जो मुख से जो लार आती है उस लार का स्त्राव कहां से होता है जी? पैरोटिक ग्रंथि से होता है। उस पैरोटिक ग्रंथि के से लार यानी पैरोटिक ग्रंथि के स्त्राव लार स्त्राव पर प्रयोग किया, यानी उसके लार के स्त्राव पर क्या किया? प्रयोग किया। और उसने पैरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया, उसको संग्रह के लिए अलग से एक नलिका, जैसा कि आप बुकों में कई बार चित्र देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका जो उद्देश्य क्या था, यानी प्रयोग तो ठीक है, पैरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उसकी लार को एकत्रित करना था, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था? यानी इस इवान पेट्रोविच का ये कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग हो रहा था, पैरोटिक ग्रंथि से जो लार के स्त्राव की जो निकाली जा रही थी, उसके ऊपर क्या उद्देश्य था जी। आप जानते हो कि कुत्ता कच्चा पच्चा खा जाता है, यानी कच्चा खा लेता है और उसकी पाचन क्रिया फिर मजबूत होती है। तो यानी कहने का मतलब यहां पे पाचन क्रिया को समझने के लिए, पाचन क्रिया को समझने के लिए उन्होंने पैरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया और लार स्त्राव पर प्रयोग, परंतु बाद में इसको शिक्षा के क्षेत्र में उतारने का जो काम किया है वो लेस्टर एंडरसन ने कर दिया। बाद में शिक्षा के क्षेत्र में काम में आया। देखिएगा, अब पाउलो कहते क्या हैं? पाउलो का मानना है, पाउलो ने अपने इस प्रयोग में यह सिद्ध किया कि स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली स्वाभाविक अनुक्रिया जोड़े गए अस्वाभाविक उद्दीपक से भी अनुकूलित करवाई जा सकती है या अनुबंधित करवाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है वो जोड़े गए कृत्रिम उद्दीपक यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से भी अनुबंधित करवाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब जो भोजन को देखकर लार था, तो वो बाद में देखो घंटी की आवाज से क्या लार का स्त्राव हो जाता है, तो वहां पे क्रिया तो लार ही है, परंतु उद्दीपक वहां पे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इस शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में इवान पेट्रोविच पाउलो ने जो बात कही है कि प्रयोग में बात बताई कि स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली अनुक्रिया जोड़े गए उद्दीपक से अनुबंधित करवाई जा सकती है। यह बात आपको याद रखनी है। ओके, बात याद रहेगी। यानी क्या बताया? जैसे एक शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे कोई स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, परंतु अस्वाभाविक उद्दीपक जोड़ करके स्वाभाविक अनुक्रिया करवाई जा सकती है। यही इनका प्रयोग था। यानी स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया करवाई जा सकते हैं, यह था प्रयोग। ओके, अब देखिए इस इवान पेट्रोविच पाउलो ने क्या किया, ये जो अनुक्रिया है ये दो प्रकार की बांटी। कहा कि अनुक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। पाउलो के अनुसार जो अनुक्रिया होती है वो मूलतः कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, यानी एक तो जन्मजात होती है और एक अर्जित होती है। तो देखिए पाउलो ने अनुक्रिया को कितने भागों में बांटा है। यानी जो अनुक्रिया होती है, एक तो होती है स्वाभाविक, क्या होगी? स्वाभाविक, और एक होती है अस्वाभाविक। स्वाभाविक और अस्वाभाविक, स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया। ये स्वाभाविक अनुक्रिया जो होती है ये होती है जन्मजात। जैसे
अपन बाहर जाते हैं, भोजन के जैसे ही स्मेल आए या गंध महसूस करें तो मुंह में क्या आ जाती है, हमारे भी क्या आ जाती है, लार आ जाती है। स्वाभाविक है, क्या है, स्वाभाविक। जैसे आंखों का टिमटिमाना, ये क्या है, स्वाभाविक है सब। इसके बाद अस्वाभाविक क्या है, अस्वाभाविक होते हैं जी अर्जित। अर्जित जैसे हम जन्म से ना तो कोई भय लेके आया जी, कोई भय नहीं लेके आया, जन्म से ना कोई प्रेम लेके आया है और ना कोई क्रोध लेके आया है, ये भी अपनी अस्वाभाविक अनुक्रिया है, करते हैं अपन, स्वाभाविक नहीं है, स्वभावगत नहीं, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। और किसके अनुसार, पावलो के अनुसार। यानी पावलो ने अनुक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो स्वाभाविक अनुक्रिया और एक अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया जन्मजात और अस्वाभाविक अनुक्रिया अर्जित। जैसे भय, प्रेम, क्रोध, ये कभी कोई साथ नहीं लेके आता। जबकि लार देखिए, कई बार अपन भोजन देखते हैं तो मुंह में अपने आप भी क्या आ जाती है, लार आ जाती है। इसके बाद देखिए प्रयोग के अंदर, यानी इवान पेट्रोविच पावलो के जो प्रयोग में कौन कौन से नाम साथ याद रखने हैं, जैसे स्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया, ये थोड़े से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। इसके बाद हम प्रैक्टिकली इन प्रयोग की चर्चा करेंगे कि प्रयोग किस प्रकार से किया, कितने चरणों में किया, उसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देखें, चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन सी और विशेष बातें हैं, क्या क्या हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो वो बात देखो अपन अभी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले देखें स्वाभाविक उद्दीपक जी, स्वाभाविक उद्दीपक। अब स्वाभाविक उद्दीपक को अनकंडीशनल स्टिमुलस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ओके, किसको, स्वाभाविक उद्दीपक को। यानी इसको हम कह सकते हैं, देखो इसका U और ये C और ये S, यानी UCS। ओके, UCS। कई बार ऐसे भी लिखा जाता है UCS, ऐसे भी लिख देगा, याद रखना। अब स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे यहां पे भोजन, क्या, भोजन। ओके, इसके बाद हैं अस्वाभाविक उद्दीपक, इसको कहेंगे, बस ये नाम जोड़ देंगे इतना, यानी कंडीशनल स्टिमुलस, यानी CS। क्या, यस, CS। ओके, अब CS क्या है, यहां पे प्रयोग में CS क्या रहेगा, घंटी रहेगा। क्या रहेगा, घंटी रहेगा। ओके, इसके बाद जैसे स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके क्या आएगी, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब स्वाभाविक अनुक्रिया होगी तो क्या बोलेंगे, ये नाम यूं का यूं देखो, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब UCR। क्या होगा, UCR। ओके, क्या होगा, UCR। ये UCR यहां पे क्या होगी, लार होगी। ओके, फिर अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होना मतलब अनुकूलित अनुक्रिया होना। अनुकूलित अनुक्रिया यानी इसी के प्रति जो क्रिया होगी, होगी लारी, पर उसको UCR नहीं बोलेंगे, सिर्फ CR। यानी CR बोलेंगे तो ये नाम क्या जुड़ जाएगा, देखो, कंडीशनल जी रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो CR, तो यहां पे CR और CR में भी क्या होगी, लार जी। सबसे पहले हमें ये चार नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से पेपर में प्रश्न काफी बार पूछ लिया जाता है। देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस UCS, अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस CS घंटी, स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स UCR लार। इसके बाद इस घंटी का बजाना और लार का आना
तो लार यहां पे क्या होगी, अनुकूलित होगी, यानी इससे अनुबंधित होगी। तो अनुकूलित अनुक्रिया यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, CR मतलब लार। ओके, ये बातें हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि प्रयोग किस प्रकार से दोहराया गया और कैसे किया गया। अब देखिए दोस्तों, यानी अब प्रयोग के चरण की चर्चा करेंगे अपन। जैसे ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे क्या स्टेप था, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जैसे कुत्ते को क्या दिया गया, भोजन दिया गया, कुत्ते को भोजन दिया गया और स्वाभाविक क्रिया क्या आई, लार आई, क्या आई, लार। अब हमें यह पता होना चाहिए कि भोजन क्या है, भोजन क्या है जी, भोजन को क्या कह रहे हैं हम, स्वाभाविक या स्वाभाविक जी, स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्दीपक कह रहे हैं जी, हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। इसे स्वाभाविक उद्दीपक को क्या नाम दिया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी UCS। ये दिया था कि नाम नहीं दिया था, दिया था जी, यही तो बात है। यानी भोजन, भोजन से लार का आना, यानी भोजन देखेगा कुत्ते के मुख में क्या आना, लार आना, तो भोजन यहां पे क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, UCR है। और इस भोजन का इसके साथ कोई अनुबंध नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो यहां पे भोजन अपने आप में अनानुबंधित उद्दीपक है। क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक, यस, अनानुबंधित उद्दीपक, यानी इसका इसके साथ कोई अनुबंध नहीं हो रहा, जबकि ये तो क्या है, स्वभावगत है। तब देखिए भोजन यहां पे क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, UCS है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और इसे ही क्या कहेंगे, अनानुबंधित उद्दीपक कहेंगे। अब देखिए लार, जैसे लार का स्त्राव, लार के स्त्राव में लार क्या है जी, स्वाभाविक उद्दीपक है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी या प्रतिक्रिया होगी, बात एक ही है। ओके, स्वाभाविक अनुक्रिया, और स्वाभाविक अनुक्रिया को क्या कहेंगे फिर, UCR यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ओके, ये बात समझ में आ रही है जी, ये आपको पहले स्टेप की बात है, समझ में आ गई। ओके, अब देखिएगा स्टेप, ये तो स्वाभाविक बात थी, नॉर्मल ऐसा होता है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 यहां से अब क्या होता है, यानी भोजन, क्या, भोजन, और भोजन के साथ है घंटी, भोजन और भोजन के साथ घंटी को प्रस्तुत किया, तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या आई, लार का स्त्राव हुआ, लार का स्त्राव। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, देखो, यानी भोजन और घंटी ये दोनों क्या है, साथ साथ है, दोनों साथ साथ हैं, तो यहां पे इसका मतलब ये समकालिक अनुबंधन है। चर्चा करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। भोजन क्या है जी, सबसे पहले भोजन यहां पे स्वाभाविक उद्दीपक है जी, है, UCS है जी, है, UCS है कि नहीं, अनानुबंधित उद्दीपक है जी, है, अनानुबंधित उद्दीपक है जी। ये तो हो गया भोजन के संदर्भ में, यानी भोजन और घंटी साथ साथ। अब घंटी क्या है जी, घंटी क्या है, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक जी, और अस्वाभाविक उद्दीपक है तो इसको क्या कहेंगे, CS या US जी, CS कंडीशनल स्टिमुलस, CS। और ये जो है ना, इसका घंटी का इसके साथ क्या करना चाह रहा है, अनुबंध करना चाह रहा है, तो ये हो गया अनुबंधित, यानी इसका क्या करना चाह रहा है, अनुबंध करना चाह रहा है, तो ये अनुबंधित उद्दीपक हो गया, यानी अनुबंधित उद्दीपक। समझ में आ रहा है। और स्वाभाविक अनुक्रिया यहां पे क्या आ रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया लार, यानी UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे दोस्तों ये एक पर्सन बनता है, भोजन और घंटी साथ साथ है जी, तो हम कहेंगे भोजन व घंटी साथ साथ
प्रस्तुत करना किस प्रकार का अनुबंधन है? जी, किस प्रकार का अनुबंधन है? तो यहां पर है समकालिक, मतलब साथ साथ है तो क्या हो गया? समकालिक अनुबंधन। जी, समकालिक अनुबंधन। जी, समकालिक अनुबंधन हुआ। पहला और दूसरा स्टेप आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या किया स्टेप 3 में? स्टेप 3, अब स्टेप 3 में पहले घंटी फिर भोजन, यानी पहले क्या बजाई? घंटी, और फिर भोजन। तो क्रिया क्या हुई? लार। क्रिया क्या हुई? लार। यानी पहले घंटी और फिर भोजन प्रस्तुत किया और क्रिया क्या हुई? लार का स्राव। तो घंटी यहां पे क्या है? CS है, कंडीशनल स्टिमुलस है। यानी ये की बात, कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। ओके, फिर यहां पे भोजन क्या है? UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? लार ही आती है, तो UCR, UCR, यानी पहले घंटी फिर भोजन और फिर लार का स्राव होना। तो यहां पे जो घंटी है वो कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, भोजन जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक, और जो लार है वो UCR यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। पर यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पहले घंटी फिर भोजन प्रस्तुत करना यहां पर किस प्रकार का अनुबंधन है? यानी घंटी को पहले घंटी फिर भोजन, क्या बताया? पहले घंटी फिर भोजन। देखिए, अगर पहले घंटी फिर भोजन प्रस्तुत करना तो यहां पर किस प्रकार का अनुबंधन है? तो यहां पे है विलंबकालिक, विलंबकालिक अनुबंधन। जी, कौन सा है? विलंबकालिक अनुबंधन है। मेरी बात समझ रहे हो? पहले घंटी फिर भोजन प्रस्तुत करना, तो यहां पे भोजन किस प्रकार का है और घंटी किस प्रकार का? तो यहां तो घंटी तो है ना, तो वो तो क्या रहेगी? अनुबंधित ही है, और भोजन क्या रहेगा? अनानुबंधित, अगर अलग अलग पूछता है। पर ये कह दे कि पहले घंटी फिर भोजन प्रस्तुत करना, यहां पे किस प्रकार का अनुबंधन है? तो विलंबकालिक अनुबंधन है। कौन सा रहेगा? विलंबकालिक। कितनी स्टेप हो गई? 3 हो गई। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या किया। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में क्या होता है कि घंटी का प्रभाव समाप्त होने पर क्या देना? भोजन। घंटी का प्रभाव समाप्त होने के बाद भोजन प्रस्तुत करना, तो यहां पर भी क्या आ रही है? लार आ रही है। बात देखो, यहां पहले घंटी फिर भोजन, या तो देखो साथ साथ है, क्या है? साथ साथ। यहां पहले भोजन की बात थी, स्वाभाविक थी, और भोजन के साथ साथ है, और यहां पे पहले घंटी और कुछ समय घंटी बजाता रहा, फिर भोजन दे दिया। अगले में क्या किया कि घंटी का प्रभाव समाप्त होने पर भोजन प्रस्तुत करना, भोजन प्रस्तुत करना, घंटी का प्रभाव समाप्त होने पर भोजन प्रस्तुत करना, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी? यहां पे लार होगी। तो यहां पे जो घंटी है वो अपने आप में क्या है? वही CS है, और भोजन यहां पे UCS है, और लार यहां पे UCR है। UCR मतलब घंटी का प्रभाव समाप्त हो गया ना, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया है, तो यहां पर किस प्रकार का अनुबंधन हुआ है? जी, घंटे का प्रभाव समाप्त होने के बाद भोजन प्रस्तुत करना, यहां पर किस प्रकार का अनुबंधन है? तो यहां पर दोस्तों है दीर्घकालिक अनुबंधन। क्या है? दीर्घकालिक अनुबंधन है। क्या रहेगा? दीर्घकालिक अनुबंधन। अब 5वें स्टेप में लास्ट में क्या करता है? स्टेप नंबर 5, यानी 5 चरण में है। ये कितने चरण में है? 5 चरण। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां स्टेप, 5 चरण है। तो ये बात समझ में। अब क्या किया? घंटी का प्रभाव समाप्त होने पर क्या दिया गया? भोजन दिया गया ना। अब ये देखिएगा, अब क्या किया? सिर्फ घंटी, सिर्फ घंटी, और घंटी के बाद सिर्फ क्या आना? लार, यानी लार का स्राव।
क्योंकि इससे पहले क्या हो चुका है, अनुबंधन हो चुका। देखिएगा सिर्फ घंटी यानी CS, ये अब मूल रूप से क्या हो गया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। और ये क्या हो गया, अनुकूलित अनुक्रिया। जी, अनुकूलित अनुक्रिया यानी CR। देखो अब UCR से किस में बदल गया, ये CR में, जब क्या हो, सिर्फ घंटी हो। दोस्तों ये बात अब देखो, पावलो ने क्या किया कि स्वाभाविक उद्दीपक से जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है वह क्रिया जोड़े गए उद्दीपक से भी अनुकूलित करवाई जा सकती है या अनुकूलित अनुक्रिया करवाई जा सकती है। ये बात उन्होंने साबित की थी। ओके, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बाद में, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में आया, अब आगे पीछे हो गया हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार फिर आगे चर्चा करते हैं इसके उपनामों की। अपन देखिएगा सबसे पहले उपनाम, यानी कई बार सिद्धांत के उपनाम याद होने चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत तो कहते हैं, यानी क्लासिकल थ्योरी भी कहेंगे, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी कहेंगे जी। एक नाम आता है प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, यानी प्राचीन अनुबंधन कहो या फिर पुरातन कहो, पुरातन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, पुरातन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, का सिद्धांत, सब के आगे जोड़ देना, का सिद्धांत, का सिद्धांत, ये उपनाम है जिस सिद्धांत के, ठीक है। यानी क्लासिकल थ्योरी, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन। अब इसको सिर्फ क्या नाम दे सकते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत तो आपको पता ही, इसको नाम दे सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या नाम दे सकते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। एक नाम आता है संबंध प्रत्यावर्तन का, यानी संबंध प्रत्यावर्तन में किसका प्रत्यावर्तन हो जाता है, यानी भोजन का, वहां से किसका, भोजन का प्रतिस्थापन होता है, वहां पर स्थान ले लेता है घंटे। तो यहां पे इसको नाम दे सकते हैं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। एक देखो इस उद्दीपक, यानी किसकी बात करें, घंटी का, किसकी बात है, घंटी, घंटी का क्या हुआ इसके साथ है, अनुबंधन हुआ कि नहीं, तो हम कह सकते हैं ना इसको उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत। यानी इस उद्दीपक का ही क्या हुआ है, अनुबंधन ही तो हुआ है, अनुबंधन। अगर अनुबंधन हुआ तो नाम दे सकते हैं उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर उद्दीपक को क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एस अनुबंधन सिद्धांत, एस अनुबंधन सिद्धांत। अगर एस अनुबंधन सिद्धांत कह सकते हैं तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं एस टाइप सिद्धांत। क्या कहेंगे, एस टाइप सिद्धांत, एस टाइप सिद्धांत। ओके, एस टाइप सिद्धांत के बाद एक नाम आता है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। ओके, और लास्ट नाम आता है दोस्तों प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ये रहे इस सिद्धांत के उपनाम। देखो क्लासिकल थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन, पुरातन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन, और फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तो एस अनुबंधन कह सकते हैं, एस टाइप कह सकते हैं। प्रतिवादी अनुबंधन या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन, प्रतिक्रियात्मक यानी इसकी क्रिया से क्या है, लाभ, तो प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। दोस्तों इस सिद्धांत से जुड़ी शब्दावली के संदर्भ में आजकल बहुत क्वेश्चन आता है, तो
तो अब चर्चा करेंगे कि इसी सिद्धांत से कुछ और क्या शब्दावली निकल सकती है। जी, शब्दावली से क्वेश्चन पूछ सकता है और शब्दावली से एग्जाम्पल दे सकता है और एग्जाम्पल देकर कह सकता है कि बताइए विभेद है या फिर विलोप है या पुनः प्रत्यास्थापन है, ऐसे नाम आ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहो, एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। एग्जाम में ऐसी कोई बात नहीं कि जो बताई गई हो और पेपर में आई ना हो, सारी बातें बताई जाएंगी, पेपर में उसमें से ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इनकी शब्दावली क्या क्या है, कौन कौन सी शब्दावली को यहां से निकलकर सामने आती है, विलोप क्या है, विभेदन क्या है, पुनर्स्थापना क्या है, और कुछ बेसिक नेम कौन कौन से निकलकर यहां पे सामने आते हैं। अब देखिए शब्दावली की चर्चा करते हैं। अब शब्दावली में क्वेश्चन आएगा कैसे, बात तो ये ना कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे हम पर्सन की बात कर लेते हैं कि पर्सन कैसे होगा और हमें उसका उत्तर क्या देना है। देखिए, एक तो ये कह सकता है कि जब CS मतलब कृत्रिम उद्दीपक का, CS का मतलब है कृत्रिम उद्दीपक का लगातार प्रयोग किया जाए तो CR मतलब है अनुकूलित अनुक्रिया का बंद होना क्या कहलाता है। पहली बात, मतलब पहली बात समझो कि है क्या। देखो, अब उसी प्रयोग में क्या हुआ कि लगातार घंटी बजाता रहा और कुत्ते को भोजन नहीं दिया, तो क्या CR आना बंद हो जाएगी, यानी आगे दोबारा करेगा ना तो कुत्ता समझ जाएगा कि भोजन तो देता नहीं, घंटी बजाता है, तो इसका मतलब क्या आना बंद हो जाएगा, CR आना बंद हो जाएगा। अब बंद होना कहलाएगा क्या, यानी जब कृत्रिम उद्दीपक का लगातार प्रयोग किया जाए और CR अनुकूलित अनुक्रिया बंद हो जाए तो उसको कहेंगे क्या। जी, आपका आंसर यहां पे रहेगा विलोप। क्या होगा, विलोप, या विलोप नाम ना मिले तो आएगा विलोपन। क्या, विलोपन हो सकता है दोस्तों। ये जो पर्सन है ना, इस प्रकार से नया करके चेंज भी आ सकता है और कहे कि कृत्रिम उद्दीपक, जैसे आपको समझना है, यहां पे घंटी का नाम नहीं देगा, यहां पे कहेगा कृत्रिम उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब अपना मतलब क्या होगा समझने का, भोजन, और यहां पे मतलब क्या होगा, घंटी। कृत्रिम उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक न देने पर, यानी प्रस्तुत न करने पर अनुकूलित अनुक्रिया बंद हो जाती है। क्या कहलाती है, समझ में आ रहा है दोस्तों। यानी मैं अगर ये कहता ना विलोपन या विलोप ये है जी, तो आप जरूर उसको पकड़ लेते कि ये है, पर आपको ये नहीं पता होता ना कि पर्सन में कैसे आएगा। जी, ये पर्सन होगा तो इसका आंसर क्या होगा कि जब CS लगातार दिया जाए तो CR बंद हो जाएगा, तो विलोपन हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। या फिर कृत्रिम उद्दीपक के बाद अगर स्वाभाविक उद्दीपक भोजन ना दिया जाए तो एक समय ऐसे आता है कि अनुकूलित अनुक्रिया बंद हो जाती है, उसको कहेंगे अपन विलोपन। क्या कहेंगे, विलोपन या विलोप कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, विलोपन या विलोप। ये थी पहली स्टेप, कहने का मतलब पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। स्टेप नंबर 2 में क्या बात पूछ सकता है। स्टेप 2 में एग्जाम्पल देगा जी, क्या देगा, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देकर के आपको प्रश्न पूछेगा कि यहां पे शास्त्रीय अनुबंध है, संबंध अनुबंधन है, ऐसे नाम देगा, ऑप्शन देगा। तो हमें बात समझनी कि ऑप्शन में क्या विशेष है। एक होता है सौते पुनर्स्थापना। सौते पुनर्स्थापना क्या है, यानी विलोप के बाद, यानी जो विलोप की कंडीशन हो गई इसके बाद उसी परिस्थिति को दोबारा लाना।
मतलब देखो यो विलोप हो गया, मान लो अनुकूलित अनुक्रिया होनी बंद होगी, अब दोबारा ये क्रिया दोबारा लेना के कहलाओगे पुनर्स्थापना। मेरी बात समझ लो, यानी विलोप के बाद उसी परिस्थिति को दोबारा लाना, यानी इस परिस्थिति को दोबारा लाना है, यानी सीआर आना है। कहने का मतलब कृत्रिम उद्दीपक घंटी बजाता रहा, भोजन दिया नहीं तो लारानी बंद होगी, तो कहने का मतलब उसको दोबारा लाना है तो प्रयोग दोबारा से करना पड़ेगा, वही स्टेट दोबारा से तो थी। तो इसमें क्या होगा कि विलोप के बाद उसी परिस्थिति को दोबारा लाना। ठीक है, यह बात तो समझना है कि इसका मतलब यह होता है। ठीक है, पर एग्जाम्पल पेपर में ऐसे नहीं आएगा। पेपर में समझो, एक बालक ने अपने भय को दूर कर लिया, यानी एग्जाम्पल और भी आ सकता है, एक बालक ने अपने भय को दूर कर लिया और एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि उसके बिस्तर पर सांप पड़ा है, तो उसका भय पुनः लौट कर आ जाता है, भय पुनः लौट कर आता है, यानी उसको भय दोबारा लगने लग जाता है। तो ये क्या है? पुनर्स्थापना है जी। क्या है? पुनर्स्थापना। बात समझ में आ रही है? क्या बताया है? एक बालक ने भय को दूर कर लिया है, एक दिन उसने अपने बिस्तर पर सांप देखा तो भय पुनः आ जाता है या भय पुनः लौट आता है, उसको डर दोबारा लगने लग जाता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? संबंध अनुबंधन कहलाएगा या शास्त्रीय अनुबंधन कहलाएगा या स्वतः पुनर्स्थापन कहलाएगा? जी, ये स्वतः पुनर्स्थापन कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? स्वतः पुनर्स्थापना। जी, स्वतः पुनर्स्थापना आपका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। ओके, अब इसके बाद देखिएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या दे सकता है? स्टेप 3 में एक बात सुनना, बात आएगी अवरोध की। अवरोध का अर्थ क्या होता है? वैसे बाधा आता है। क्या? बाधा। किसी अन्य उद्दीपक की उपस्थिति में अनुबंधन में बाधा आना, या सीधे यूं कह दें, किसी उद्दीपक की उपस्थिति में बाधा आना क्या रहेगा? अवरोध रहेगा। जैसे एक बात समझो, जैसे पावलो ने जो प्रयोग किया तो भोजन और घंटी को प्रस्तुत किया। अगर भोजन के साथ साथ घंटी के अलावा कोई और उद्दीपक आवाज आती, मान लो कि कुत्ते ने बांध रखे है और कुत्ते से सामने भोजन भी रख रखा हो, घंटी भी बजाना ना है, उही दौरान के पीछे से घर में आवाज आवे के करो थे आगे के ला रहे, तो कुत्ता को ध्यान ही न चल जागो। कहने को मतलब दूसरो उद्दीपक हो गयो, तो वो अनुबंधन में जो बाधा आवे ना, क्या आवे? बाधा। वो बाधा नहीं के कवा पा, अवरोध कवा। यानी कहने को मतलब जब भोजन और घंटी को, भोजन को यानी भोजन के साथ घंटी को जब अनुबंधित किया जा रहा था, तब कोई अन्य उद्दीपक अगर बीच में बाधा आ रही हो या फिर बीच में और आवाज आ रही हो, तो अनुबंधन अवरोध हो जाता है, अनुबंधन रुक जाता है। ये अनुबंधन का रुकना ही क्या है? अवरोध है। क्या है? अवरोध है। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? अब इसी बात को दोबारा से सुनो, क्या था? यानी कहने का मतलब यह है कि घंटी को भोजन के साथ जब अनुबंधित किया जाता है, ऐसे प्रश्न आ सकता है, भोजन के साथ जब घंटी को अनुबंधित किया जाता है तो अन्य उद्दीपक के कारण अनुबंधन में रुकावट आ जाती है या रुकावट आना कहलाएगा।
ये है पर्सन। ऐसे पर्सन बन गया कि भोजन के साथ घंटी को अनुबंधित किया जाता है तो अन्य उद्दीपक के कारण अनुबंधन में रुकावट आ जाती है। इसको क्या कहेंगे अपन जी? रुकावट आ गई, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? अवरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? अवरोध। ओके, अब बात आती है इस अवरोध के बाद सामान्यीकरण क्या है? सामान्यीकरण एक अगला स्टेप नंबर 4 पे, स्टेप 4 में अवरोध के बाद है सामान्यीकरण। समान विशेषता वाली जो वस्तुएं होंगी, यानी समान विशेषता वाली वस्तु के प्रति समान प्रतिक्रिया होना। समान विशेषता वाली वस्तु के प्रति समान विशेषता होना ही क्या है? सामान्यीकरण है। क्या बोला गया? समान विशेषता वाली वस्तुओं से समान प्रतिक्रिया होना। समान प्रतिक्रिया होना या समान प्रतिक्रिया दर्शाना। जैसे आवाज आई या फिर उसी प्रकार की दूसरी आवाज आई तो सेम अगर मिल रहा है, अगर समान विशेषता है, उनमें एक तारतम्यता एक जैसी लगती है, तो प्रतिक्रिया भी क्या होगी? वही होगी जो पहली वस्तु से हुई है। ठीक है, किससे? पहली वस्तु से। अब इसके बाद स्टेप 5 में जो शब्दावली है वो है जी विभेदन। क्या है? विभेदन। विभेदन क्या है? देखो, कभी भी दो समान कृत्रिम उद्दीपकों में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है। कभी भी दो समान कृत्रिम उद्दीपक, कोई भी, जैसे घंटी है और घंटी के साथ मान लो कोई दूसरी घंटी बजाएं, एक छोटी एक बड़ी है, छोटी बड़ी दो घंटी ले ली, तो दोनों में समान उद्दीपक है, दो समान उद्दीपक है, दोनों घंटी हैं, परंतु उसमें कुछ भी उनमें थोड़ी थोड़ी क्या होगी? भिन्नता होगी, कुछ भिन्नता होगी। जैसे सायरन की आवाज ले लो और सीटी की आवाज, मतलब एक तो छोटा सी हॉर्न गाड़ी का बड़े का बजेगा, एक मोटरसाइकिल के हॉर्न की बात करें तो दोनों हैं तो समान कृत्रिम उद्दीपक है, परंतु उसमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। वो क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है। क्या कहलाएगी? विभेदन। यानी दो समान कृत्रिम उद्दीपकों में कुछ भिन्नता होना या कुछ विभिन्नता का होना क्या कहलाएगा? तो आपका उत्तर है विभेदन होगा। जैसे घंटी और एक छोटी घंटी एक बड़ी घंटी, दोनों एक जैसे हैं परंतु उनमें भी कुछ भिन्नता होगी, कि मोटी आवाज एक की पतली आवाज हो सकता है, सायरन की आवाज कुछ और सीटी की आवाज, तो उनमें दोनों हैं कृत्रिम ही, परंतु उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? भिन्नता होती है। ये क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। क्या कहलाएगा? विभेदन। अब देखिएगा, इस शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के जैसे हमने सिद्धांत पढ़ा, उससे निकलने वाली शब्दावलियों से हमने क्वेश्चन निकाले कि कैसे कैसे क्वेश्चन शब्दावली से बन सकते हैं। हो सकता है कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के कुछ उपनियम भी तो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? उपनियम। यानी इससे कुछ क्या और नियम निकल सकते हैं? जी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से दो उपनियम भी निकलते हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से उपनियम हैं। एक तो एकरूपता है और दूसरा पुनरावर्ती का है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं अपन एकरूपता और पुनरावर्ती के सिद्धांत की, यानी दो उसके उपनियमों की, दो उपनियमों की। ओके दोस्तों, वीडियो में बने रहे सागर सागे। वाटसन को अनुबंधन को सिद्धांत भी पढ़ांगा आज आपा कि को वाटसन को। तो एक देखो आप चर्चा करा, एक रूपता का सिद्धांत या एक रूपता का नियम, ये उपनियम है जी। उपनियम किसके? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के। जब अनुबंधन की प्रक्रिया देखो, इसमें एक रूपता में क्या है? अनुबंधन की प्रक्रिया उस स्थिति में सुदृढ़ होती है। अनुबंधन की प्रक्रिया उस स्थिति में सुदृढ़ होती है जब एक ही प्रयोग को बार बार दोहराया जाए और उस प्रक्रिया में क्या हो? एक जैसी हो, समानता हो। कहने को मतलब वो है, सीधी भाषा में बात करा कि अनुबंधन की प्रक्रिया सुदृढ़ तभी होगी जब उस प्रक्रिया को बार बार और एक ही प्रकार से दोहराया जाए। एक ही प्रकार से दोहराया जाना, यानी प्रयोग को एक ही प्रकार से दोहराया जाना क्या कहलाएगा? एकरूपता। यानी अगर पावलो ऐसा कर लेता कि पहले दिन तो घंटी ले ले, दूसरे दिन बड़ी घंटी ले ले, फिर कोई सायरन की घंटी ले ले या सायरन ले ले, तो उसमें एकरूपता नहीं होगी, उसमें अनुबंधन नहीं होगा। कहने का मतलब एकरूपता का होना जरूरी है। अनुबंधन की प्रक्रिया में
अनुबंधन की प्रक्रिया तभी सैद्धांतिक होती है जब किए जाने वाले प्रयोग में वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए। तो क्या है? एकरूपता है। ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे? अनुबंधन की प्रक्रिया तभी सैद्धांतिक होती है जब प्रयोग को उसी तरह बार बार दोहराया जाए। सीधी सी बात है, उसी तरह बार बार दोहराना है। मतलब कहना का मतलब एक ही प्रयोग को, यानी जब, या लिख सकते हो एक ही प्रयोग को उसी तरह बार बार दोहराया जाए। ये भी कह सकते हो कि अनुबंधन की प्रक्रिया तभी सैद्धांतिक होगी जब एक ही प्रयोग को उसी तरह बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए। ये तो है पहला। दूसरा है जी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का नियम। देखो, पुनरावृत्ति का मतलब ही क्या है? बार बार दोहराना। यानी जब किसी चीज को बार बार दोहराते हैं वो चीज स्वतः ही व्यवहार में आ जाती है। जब किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं तो वह स्वतः ही व्यवहार में आ जाता है, स्वतः ही व्यवहार में आ जाता है। ठीक है? तो यह क्या कहलाएगा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का नियम कहलाएगा। यानी दोनों उद्दीपकों को एक साथ बहुत बार प्रयोग में लाया जाए। यह ऐसा नहीं कि पाउलो ने पहले दिन घंटी बजाई और मुंह से लार आ गई, ऐसा नहीं है। यानी दो उद्दीपक कौन कौन से थे जी? हमने पढ़ा था दो उद्दीपक, एक घंटी था और एक भोजन था। और घंटी और भोजन को एक साथ, कितने साथ? एक साथ बार बार दोहराया जाए। बार बार दोहराना, यानी बार बार दोहराने से ही इस भोजन वाले स्थान को ले लेता है, घंटी अनुबंधित हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व और वाटसन के अनुबंधन के सिद्धांत की बात। यानी इस सिद्धांत के क्या क्या शैक्षिक महत्व हैं और वाटसन ने अनुबंधन के बारे में क्या बताया, अल्बर्ट पेक किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया अनुबंधन में, उसकी भी अपन आज चर्चा करेंगे। तो डिटेल से पढ़ते जाएं, एक एक बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब चर्चा करते हैं इनका शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व यानी इस सिद्धांत के कौन कौन से शैक्षिक महत्व हैं। तो दोस्तों यहां पर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है यह बात आपको पता होना चाहिए। वो एग्जाम्पल देगा और कहेगा किस सिद्धांत के अनुसार, तो सिद्धांत का नाम बताना होगा। जैसे अक्षरों का विन्यास करना, अक्षरों का विन्यास यानी इसको टुकड़ों में करना, छोटे छोटे खंडों में तोड़ना, और शब्दों का अर्थ सीखना, शब्दों का अर्थ सीखना। जैसे छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे कई बार देखा ना, नल लिख रहा है और नल के सामने एक ऐसे नलका बनाया होता है, बनाया होता है कि नहीं, पानी के लिए ऐसे है कि नहीं। तो ये क्या है? शब्दों का साथ साथ क्या सीख रहा है? अर्थ भी सीख रहा है। फिर वर्णमाला शिक्षण, वर्णमाला शिक्षण में उपयोगी वर्णमाला शिक्षण। अब वर्णमाला शिक्षण में देखो कई बार आपने देखा होगा, जैसे कै लिखा है तो कै के सामने कै कबूतर बना हुआ होता है, ऐसे बना होता है कि नहीं होता जी? कबूतर बना होता है जी, होता है नहीं? तो कै के आगे सामने उसने क्या लिख दिया? कबूतर। खे के सामने क्या लिख दिया? खरगोश। इसका मतलब वर्णमाला का भी उसे क्या हो रहा है? धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है। तो वर्णमाला शिक्षण में उपयोगी है। इसके बाद जैसे एक बात आती है आधारभूत गणितीय नियम। ये आधारभूत गणितीय नियमों को सीखना क्या है? देखिए कई बार आपने देखा होगा कि एक पेंसिल बनी वैसे, और एक पेंसिल प्लस निशान लगा के एक पेंसिल और लिख दी ऐसे, और फिर बराबर का निशान लिख दिया और आगे ऐसे दो पेंसिल लिख दी।
तो बच्चे से क्या पूछा जाता है, बोल कितनी पेंसिल, एक पेंसिल, एक पेंसिल, बोल कितनी, दो पेंसिल। मतलब यहां पे बच्चे को प्लस का और बराबर का यानी जोड़ की क्रिया को धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीख रहा है। यानी छोटी छोटी बात जो बेसिक होते हैं, निम्न स्तर का जो अधिगम होता है, वो यहां पे गणित के आधारभूत नियमों को सीख पाता है। इसके बाद है भाषा व्याकरण। भाषा व्याकरण मतलब व्याकरण के जो नियम है भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी है। भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी। भाषा व्याकरण के बाद देखें, कई बार देखो बच्चे को क्या करते हैं कि एक बड़ी सी लाइन लिखते हैं और उसके ऊपर बार बार लिखने को दिया जाता है, यानी सुलेख लिखने में सहायक, सुलेख लिखने में सहायक। ओके, सुलेख लिखने के साथ साथ आपने देखा होगा कई बार देखो डमरू की ताल पे बंदर का नाचना, है ना। और जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की जैसे रस्सी कलाम खींचते हैं तो घोड़ा भी नाचता है। तो पशुओं को प्रशिक्षण में सहायक, पशुओं के प्रशिक्षण में सहायक, यानी इसके द्वारा पशुओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। देखो इसके द्वारा अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है, अंधविश्वास से मुक्ति, क्योंकि इसमें है ना सर्वदर्शी पर बल दिया गया। किस पर है, सर्वदर्शी सामग्री पर बल दिया कि जैसा है वैसा सीखो, यानी अंधविश्वास अपने आप दूर हो जाएगा। तो सर्वे दृश्य सामग्री पर बल, शैक्षिक महत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक बात हमने पढ़ी थी कि पहले देखो बालक को भय आता, भय दूर हो गया था, फिर भय को अचानक से लूट आया, मतलब भय प्रवृत्ति को भी कम करता है। भय प्रवृत्ति को कम करना या फिर भय से मुक्ति कह सकते हैं। फिर अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण, जी अच्छी आदतों का निर्माण भी किससे पढ़ सकता है, पाउलो के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से। जैसे कई बार देखा होगा कि घर पे कोई आता है तो बोलते हैं बेटा जा तेरे चाचा है उनको नमस्ते करके आ, या उसके पैर स्पर्श कर, बाद में टापन आदत ही पड़ जाए, बाहर से कोई भी आदमी आऊंगा पैर चुचका रहे को, क्यों, क्योंकि अनुबंधन हो गयो। जी हाँ, कई बार घर कौन देखा बट अपने जगह बोलो जा तेरे चाचा ने बोल, चाचा ने पानी पकड़ा के आ, फिर कोई आयो उन पानी पकड़ा के आया करो, तो बाद में कोई भी बार को आदमी उन पानी पकड़ा के आओ बच्चा। कहने को मतलब क्या है, अच्छी आत्ता को निर्माण में भी क्या है, सहायक है। अब मनोवर्ती भी क्या होगी, धनात्मक, मनोवर्ती के निर्माण में सहायक, मनोवर्ती के निर्माण में सहायक, यानी कहने को मतलब उनका दृष्टिकोण में बदलने में क्यों है, सहायक है। और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक है। सामाजिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक। ओके, नेक्स्ट बात आती है सर्वे। देखो इसमें सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य के साथ साथ देखो, अगर मान लो कि बच्चा क्रियाशील ना हो, सीखने के लिए क्रियाशील नहीं हो, तो क्या सीख सकता है, नहीं सीख सकता, है ना। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, क्रियाशीलता, तत्परता की बात नहीं कर रहा मैं, तत्परता की नहीं, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता को बढ़ावा देना। जबकि तत्परता की बात आए तो थर्ड आई, क्रियाशीलता को बढ़ावा देना। इसमें एक बात और भी पूछ सकता है, कई बार पेपर में आया है कि कौन सा सिद्धांत क्रियाशीलता पर आधारित है, कौन सा सिद्धांत है क्रियाशीलता पर आधारित है, किस पर आधारित है, क्रियाशीलता पर है आधारित। जी ये बातें आपको शैक्षिक महत्व में ध्यान रखनी है। साथ ही साथ क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, यानी एक ही कार्य को साथ साथ क्या करते जाओ, बार बार दोहराओ, तो क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल, क्रिया की पुनरावृत्ति पे क्या देगा, बल देगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है वो है कि व्यवहार व दृष्टिकोण, व्यवहार व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने वाला सर्वोत्तम सिद्धांत है। व्यवहार दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने वाला सर्वश्रेष्ठ अगर सिद्धांत पूछे तो आपको क्या नाम देना है, जी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत देना है। देखो कई बार आपने देखा होगा कि इसी शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के कारण
अवांछित परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में कई बार जैसे झूठ बोलना है, गाली निकालना है या फिर झगड़ा करना है, ये बातें अवांछित परिवर्तन भी उसमें आ जाते हैं। तो अवांछित परिवर्तन भी पावलो के सिद्धांत के अनुरूप ही आते हैं। फिर बात आती है कि इस पावलो के सिद्धांत का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है। देखो कई बार आपने देखा होगा जे कोई लाल निशान लाग रहे हो ट्रैफिक सिग्नल को, आप बड़े क्यों है चुप रुक जावा, या फिर कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल लाग रहे हो तो आप उड़े एकदम जहां बत्ती लाल आओगी रुक जाओगे, हरी आओगी चल पड़ांगे। तो यो अनुबंधन ही तो रहे, सीख रहे हैं कि लाल आओगे तो रुकना, अरे आवा तो चलना। एक बाद में और देख लो जे कोई लाल खतरों को निशान है, जे निशान लागे ना कई बार यू और लाल निशान है तो मतलब खतरे का निशान है, हम समझ जाते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। जे कई बार पापा अपने का यहाँ कट है तो आप समझ जाओ आप गलती करिए, अपन गलती को क्यों जाए एहसास हो जाए। तो ये क्या है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है। कई बार देखो दूध को बलेड़ो, अपन यूं कहा दूध का जला छाछ को फूक मार मार पीता है, मतलब दूध से जलेड़ो छाछ ने फूक मारा कहने को मतलब क्या है, वो उनको क्यों हो रहे अनुबंधन हो रहे। तो ये भी क्या है, कहावत किस पर आधारित है, दूध का जला छाछ को फूक मार मार कर पीता, किस पर आधारित, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर। कई बार देखो अपन अंधेरे में बहुत डर लग गए कि बिल्कुल की याद जगू अंधेरे में डर लागू, यो भी क्या है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को दैनिक जीवन में महत्व है। तो दैनिक जीवन का महत्व की बात कर ले आप कौन सा है एंड पे भी देखो अभी चर्चा कर। दैनिक जीवन में उपयोगी कहां कहां उपयोगी है। पहली बात देखिए, लाल खतरे का लाल रंग देखकर रुकना, रुक जाते हैं जी। ट्रैफिक सिग्नल को देखकर चलना, ये भी है। कई बार देखो अपना गाड़ी आप चाल गाड़ी में बैठे और गाड़ी में ड्राइवर हुए और उन सफेद पट्टी लाग जाए तो अपन अपना आप ही ब्रेक लाग जाए। ड्राइवर का सफेद पट्टी आने पर ब्रेक लगाना, समझ जाएगा भी ब्रेक लगाना अनुबंधन ही है। फिर 4 नंबर, दूध का जला छाछ को फूक मारना, ये एग्जाम्पल भी रहेगा, दूध का जला छाछ को फूके मारना। या फिर कहें पापा के द्वारा बच्चे की तरफ आंख निकालने पर बच्चे को गलती का एहसास होना, गलती का एहसास होना। तो क्या है सब, ये अनुबंधन पर आधारित है सारी बातें। किस पर आधारित है, अनुबंधन पर। अब बात देखो आलोचना की कर लिया, एने आलोचना कण करी, कई आलोचना हुई। आलोचना में कहो कहे एक तो तर्क चिंतन विवेक की कड़ी बात को नहीं रही, यानी इसमें ना तो तर्क चिंतन और विवेक इनकी बात नहीं होती। कहने को मतलब आदमी ने काम करो बार बार यांत्रिक पल पर दियो है, यानी मानव को क्या मान लिया, इसमें मानव को यांत्रिक बना दिया। ओके, और सरल विषय वस्तु के लिए उपयोगी है ये। जैसे हमने पढ़े थे ना गणितीय सोच, जो गणितीय आधारभूत या वर्णमाला को समझना, यानी कहने का मतलब है सरल विषय वस्तु के लिए उपयोगी है, सरल विषय वस्तु के लिए उपयोगी। आलोचना का ये भी कारण है। फिर साथ ही साथ इसमें जो स्थायी, अगर मान लो कि उद्दीपक है तो अधिगम है, तो अस्थायी अधिगम भी होता है इसमें, अस्थायी अधिगम। अस्थायी अधिगम के बाद जो गहन विचार होते हैं, गहन विचार या गुढ़ विचार, उनका इनके पास कोई उत्तर नहीं होता। इसीलिए इनके आलोचना की बात करें तो तर्क चिंतन विवेक की इसमें अवहेलना की गई है, मानव को यांत्रिक बना दिया गया है, सरल विषय वस्तु के लिए उपयोगी है, अस्थायी अधिगम है और गहन विचार या गुढ़ विचारों के लिए उपयोगी नहीं है। ओके, इसीलिए इसको क्या माना गया, कुछ इनकी आलोचना भी की गई। अब बात करते हैं अपन वाटसन का अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, वाटसन का अनुबंधन सिद्धांत,
वाटसन का अनुबंधन सिद्धांत। जी, जेबी वाटसन ने अपने अनुबंधन के सिद्धांत को जो आधार बनाया है, वो किसको आधार बनाया? पाउलो के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को, यानी उसी आधार पे इसने अनुबंधन की बात की है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि वाटसन ने प्रयोग किस पर किया। वाटसन ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया। किस पर है? अल्बर्ट पर। यानी प्रयोग अपने 11 माह के पुत्र, 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया है। किसने? वाटसन ने। ओके, तो वाटसन ने क्या सिद्ध किया? यह बात है कि वाटसन क्या सिद्ध करना चाहता है इसमें, अनुबंधन में क्या बता रहा है। देखो, वाटसन ने अपने 11 माह के बालक पर प्रयोग करके यह साबित किया कि बालकों में भय, घृणा, प्रेम, अच्छी आदतों का विकास अनुबंधन के कारण ही होता है। यानी भय का, घृणा का, प्रेम का, अच्छी आदतों का विकास अनुबंधन के कारण ही होता है। यह बात लिख देता हूं। अपने पुत्र पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि बालक में भय, घृणा, प्रेम व अच्छी आदतों का विकास अनुबंधन के कारण ही होता है। यह बात थी। प्रयोग ध्यान से सुनिए। प्रयोग में खरगोश लिया गया और खरगोश के सामने उनका पुत्र अल्बर्ट था। कौन? अल्बर्ट। यानी खरगोश को देख करके अल्बर्ट बिल्कुल क्या रहा? शांत रहा, बिल्कुल शांत रहा। ठीक है। अब क्या किया? इस वाटसन ने हथौड़ा लिया, यानी हथौड़े की आवाज, जोर जोर से हथौड़े की आवाज निकाली, यानी पिट को लो पल मार मार के हथौड़े की आवाज निकालो। तो अल्बर्ट ने यहां पे क्या मूवमेंट किया? अल्बर्ट यहां पे चिल्लाया, यानी रोया। क्या किया? रोया। अब तीसरी देखो, स्टेप फर्स्ट पे क्या किया है? खरगोश और फिर अल्बर्ट बिल्कुल शांत है। अगले में हथौड़े की आवाज, अल्बर्ट क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। तीसरी स्टेप में क्या किया? तीसरी स्टेप ने उसने हथौड़े की आवाज प्लस में क्या रखा सामने? खरगोश। यानी हथौड़े की आवाज के साथ साथ क्या था सामने? खरगोश था। तब भी अल्बर्ट यहां पे क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, यानी रो रहा है, चिल्लाया। यहां पर भी वो क्या किया? चिल्लाया। फिर लास्ट में चौथी स्टेप में वाटसन ने क्या किया कि सिर्फ यहां पे सामने क्या रखा? खरगोश रखा। यानी जो पहले वाली स्टेप को फिर से यहां पे दोहराया, बीच में दो क्रिया दोहरा के। तो देखा कि यहां पर जो अल्बर्ट था वो क्या किया? चिल्लाया। जबकि यहां पे देखिए, यहां पे क्या था? शांत था। यानी खरगोश को देखकर यहां पर शांत था और यहां पर क्या है? अल्बर्ट चिल्ला रहा है। इसका मतलब खरगोश को देखकर बच्चे का रोना, खरगोश को देखकर बच्चे का रोना इस बात की पुष्टि करता है कि वो खरगोश को देखकर रो रहा है, तो अब भी उसके कानों में हथौड़े की आवाज अनुबंधित है। यानी कहने का मतलब किसकी आवाज अनुबंधित होगी? हथौड़े की आवाज। यानी खरगोश को देखकर रोना मतलब हथौड़े की आवाज का अनुबंधित होना है, अनुबंधित होना है। ओके, यहां पे क्या हो गया? उसके अनुबंधन हो गया। अब क्या किया अगले प्रयोग में? स्टेप इसके बाद देखो, ये बात तो कि बच्चे में क्या आ गया? भय आ गया। बच्चे में भय के कारण क्या कर रहा है? बच्चा रो रहा है। अब उसने सेंटा क्लॉज, जानते हो आप, देखो सेंटा क्लॉज खरगोश की इतनी होगा बड़ा बड़ा फर हुए, वैसे ही वाटसन ने क्या किया? वाटसन सेंटा
क्लोज के रूप में बच्चे के सामने फिर प्रस्तुत होते हैं अल्बर्ट के सामने, तो भी बच्चा यहां पे क्या करता है, रोता है। इसका मतलब है यहां पे सेंटा क्लोज के अंदर भी वो क्या देख रहा है, खरगोश को देख रहा है। देखो खरगोश था, शांत था, हथौड़े की आवाज से चिल्लाया, हथौड़े की आवाज और खरगोश, फिर बच्चा इस खरगोश को नहीं, इस हथौड़े से डर रहा है, चिल्ला रहा है, फिर सिर्फ खरगोश, फिर चिल्ला रहा है। इसका मतलब यहां पे खरगोश के साथ किसका अनुबंधन हो गया, हथौड़ी की आवाज का। ओके, फिर अंत में क्या किया कि वाटसन स्वयं ने सेंटा क्लोज का रूप धारण किया और बच्चे के सामने चला गया, यानी खरगोश के टाइप का बनके। तो बच्चा क्या किया, फिर रोया, क्योंकि अब भी उसके कानों में क्या थी, हथौड़े या खरगोश। अब उसके दिमाग में क्या था, खरगोश था। अब खरगोश था तो खरगोश के कारण क्यों रोया था, क्योंकि हथौड़े के कारण रोया था। तो यहां पे बच्चे में क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। क्या हुआ, अनुबंधन। तो वाटसन ने जो अपने प्रयोग में बताया है कि इसके बाद इन्होंने एक बात भी कही थी कि आप मुझे कोई 3 वर्षीय बालक दीजिए, मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा बनाने के आप कहते हो, यानी जैसा चाहोगे वैसा बना दूंगा। और इसी के बाद इन्होंने जो विचारधारा दी है वो थी व्यवहारवाद, व्यवहारवाद विचारधारा। ये थी 1913 ईस्वी, 1913 ईस्वी। बात समझ में आ रही, 1913 ईस्वी। इसी के साथ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।